बादशाह अकबर से बीरबल ने एक बार विनती की, जहांपनाह, जब भी कभी मुझसे भविष्य में कोई अपराध हो जाए तो उसका न्याय करने के लिए जो पंच हो उसका चुनाव मैं खुद ही करूं। बीरबल की विनती बादशाह ने स्वीकार कर ली और उन्हें वचन भी दे दिया। बादशाह एक बार जो कह देते थे वे उस पर अडिग रहते थे, इसलिए बीरबल बहुत खुश हुए। आखिर एक बार बीरबल से गुनाह हो ही गया। बादशाह ने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, आपने जो कसूर किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। मौके का लाभ उठाते हुए बीरबल ने बादशाह को उस दिए हुए वचन की याद दिलाई। बादशाह ने उन्हें पंच चुनने की अनुमति दे दी। बीरबल ने अपना पंच 5 चमारों को बनाया। बादशाह को घोर आश्चर्य हुआ, ये चमार न्याय कैसे करेंगे। पंच बने उन 5 चमारों को बीरबल के अपराध की सारी जानकारी देने के बाद उन्हें न्याय करने का आदेश दिया गया। चमारों को यह सम्मान पाने पर बड़ी खुशी हुई, साथ ही उनमें बदला लेने की भावना भी जाग उठी। पंच सोच रहे थे यह बीरबल कई बार उन्हें प्रताड़ित कर चुका है, इससे बदला लेने का फिर कभी ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। ऐसा दंड देना चाहिए जिससे बीरबल को अच्छी तरह से सबक मिले, फिर वह कभी भविष्य में हमारे साथ तो क्या किसी के साथ भी बुरा व्यवहार करने की हिम्मत न कर सके। एक पंच बोला, भाइयों, इस बीरबल ने अपराध तो भयंकर ही किया है, इसलिए इस पर 7 बीसी और 10 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। दूसरा पंच जुर्माने की इतनी बड़ी रकम सुनकर सिहर उठा, सोचने लगा इसका तो घर ही चौपट हो जाएगा, इसके बाल बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। सब बातें सोचकर उसने जुर्माने की रकम घटाकर सिर्फ 5 बीसी रुपए 1000 रुपए रखने की बात कही। तीसरे पंच को यह जुर्माना अभी भी ज्यादा लगा। उसने भी अपने विचार प्रकट किए और जुर्माने की रकम घटाकर 3 बीसी रुपए ही रखने का प्रस्ताव किया। फिर वह बोला, इतना जुर्माना काफी है, लेकिन पंच चाहे तो 10 रुपया और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जुर्माना 3 बीसी और 10 रुपया 70 रुपए कोई कम जुर्माना नहीं है। इतना जुर्माना भरने में ही बीरबल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चौथे पंच ने अब तक दिए सभी पंचों के जुर्माने का विरोध किया और बोला, इतना जुर्माना तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का 5वें पंच ने समर्थन किया और थोड़ी बहस के बाद सबकी सहमति से यह तय हुआ कि बीरबल को 2 बीसी तथा 10 रुपया 50 रुपए जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए वसूली में किसी तरह की सख्ती न बरती जाए, यह बादशाह से प्रार्थना की गई। बादशाह को यह समझ में आ गया कि बीरबल ने बहुत सोच समझकर और होशियारी के साथ इन चमारों को अपना पंच नियुक्त किया था। वे 5 पंच न्याय की बात करके बादशाह से इजाजत लेकर चले गए। बादशाह की नजरों में यह 50 रुपए का जुर्माना क्या मायने रखता है, लेकिन चमारों की गरीबी और हालात का ख्याल करके कि साल भर तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो 30-40 रुपए नहीं बचा पाते, उनकी नजरों में यह 50 रुपए का जुर्माना बहुत था। चमारों के प्रति बादशाह के मन में दया की भावना जाग उठी। बादशाह बीरबल की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि कुछ सोचकर बीरबल को दंड से मुक्त कर दिया। बीरबल को यह ज्ञात पहले से ही था कि ये गरीब जातियां इतना रुपए बचा ही नहीं पाती कि जुर्माने की सही रकम निर्धारित कर सकें। इसी कारण बीरबल ने चमारों को न्याय के लिए अपना पंच बनाया था। इसमें बीरबल का उद्देश्य यह था कि बादशाह को भी छोटी जातियों की गरीबी का दर्द महसूस हो जाए। अकबर जब अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहे थे तब उन पर जंग जीतने की दीवानगी सी छाई हुई थी। अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए अकबर ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सामरिक प्रयास किए और देखते देखते सब राजरजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया।
अपने समय में दबंग समझे जाने वाले राजा भी अकबर की ताकत का लोहा मानते थे। कई राजाओं के पास तो अपने दूत भेजकर ही अकबर ने किला फतह कर ली थी। स्थिति यह बन गई थी कि हर ओर अकबर की तूती बोलती थी। अकबर की सामरिक शक्ति की चर्चा दूर देश काबुल तक पहुंची और काबुल के बादशाह को जब अकबर की दरियादिली और कलाप संदगी के बारे में जानकारी मिली तब वह दिल्ली से राजनयिक संबंध बनाने के लिए लालायित हो उठा। एक दिन काबुल के बादशाह ने अकबर के पास अपना दूत भेजकर उन्हें दोस्ती का पैगाम दिया। अकबर ने काबुल के बादशाह के पैगाम पर भरे दरबार में प्रसन्नता जताई और काबुल के दूत का खूब सत्कार किया। अकबर ने अपने दरबारियों को गुप्त संदेश भेजकर ताकीद की कि काबुल के बादशाह द्वारा भेजे गए दूत के साथ वे लोग इस तरह पेश आए मानो खुद सुल्तान हो। इस तरह दूत जिस किसी भी दरबारी से मिलता उसके वैभव और उसके प्रभाव को देखकर दंग रह जाता। दिल्ली दरबार की दरियादिली भी दूत को एक दिन देखने को मिली। दूत के सम्मान में अकबर ने अपने महल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाही भोज का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान भर के राजे, महाराजे, अमीर और साहूकार खास तौर से आमंत्रित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों को खूब बख्शीशें दी गईं। वैभव का ऐसा प्रदर्शन काबुल के दूत ने कभी देखा न था। भोज में भी इतने तरह के व्यंजन परोसे गए कि दूत चकित रह गया। बाद में अकबर ने दूत को काफी भेंट देकर विदा किया। बीरबल को अकबर की यह अदा भा गई। उसने दिल खोलकर अकबर की प्रशंसा की और कहा, जहां पनाह, उस दूत को बिना कुछ कहे अपने शौर्य, प्रभाव और सामर्थ्य का प्रदर्शन करके आपने अद्भुत कूटनीतिक होने का प्रमाण दे दिया है। अब कभी भी कोई भी मुगलिया सल्तनत का नाम लेकर काबुल के दरबार में जाएगा तब वहां का बादशाह उसे सिराखों पर बैठाएगा। कभी किसी बैरी से काबुल के बादशाह को हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। वह चाहकर भी कभी बादशाह अकबर की मुखालफत नहीं कर सकेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक समझा है बीरबल। मैंने सोचा कि जब काबुल से दोस्ती का पैगाम आया ही है तो उसे क्यों न स्वीकार कर लें। इस दोस्ती के पैगाम में तो यही भाव छुपा था न कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप भी हमें अमन से रहने दें। मैंने दूत के साथ जो कुछ भी किया उसमें यह बताने की कोशिश थी कि हमारे साथ रहोगे तो वैभवपूर्ण जीवन होगा और कभी नियत में खोट आई तो हमारी भी सामर्थ्य पहचान लो। थोड़ी देर चुप्पी रही। इसके बाद अकबर ने फिर कहना शुरू किया, बीरबल, काबुल के बादशाह का पैगाम आना एक सामान्य राजनीतिक बात भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि इसका कोई पोशीदा कारण भी हो। मैं और किसी पर इस संदर्भ में भरोसा नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम काबुल जाने की तैयारी करो और वहां काबुल के बादशाह से मिलकर उसकी मंशा जानो। उस देश की जमीनी हकीकतों का जायजा लेकर वापस आओ। बीरबल को अकबर की बातें एक ओजस्वी राजा की दूरगामी सतर्कताओं का एहसास करा रही थीं। बीरबल ने सोचा कि अकबर की यही विशेषता उन्हें लगातार मजबूत और सशक्त शासक बनाती जा रही है। बीरबल काबुल जाने की तैयारी में जुट गया। 2 दिनों में ही बीरबल ने अपने काबुल जाने की तैयारियां पूरी कर लीं और बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में पहुंच गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल को मुगलिया सल्तनत का दूत बनाकर काबुल भेजा जा रहा है। बीरबल वहां काबुल के बादशाह के मैत्री संदेश के संदर्भ में खुलासा करेंगे कि हमने काबुल के बादशाह की पेशकश पर विचार किया है तथा उसे स्वीकार करने के योग्य पाया है। दरबारियों ने ताली बजाकर बादशाह के ऐलान का स्वागत किया। काबुल कूच करने से पहले जब बीरबल अकबर से मिला तब उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे आपके पैगाम का अंदाज बहुत प्यारा लगा। दोस्ती कबूल करने में बड़प्पन का जो एहसास आपके पैगाम से होता है उसकी मिसाल खोजे नहीं मिलेगी।
अकबर ने हंसते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी इसी समझ के कारण तुम्हें काबुल भेजा जा रहा है। तुम समझ चुके हो कि हमारा मकसद क्या है। बीरबल ने अकबर से विदा ली और काबुल के लिए रवाना हो गया। जब काबुल के बादशाह को खबर मिली कि बादशाह अकबर का पैगाम लेकर मुगलिया सल्तनत का एक दूत उनसे मिलने की इजाजत चाहता है, तब वह खुद तख्त से उतरकर दूत की अगवानी करने पहुंच गया। बीरबल को उसके स्वागत के अंदाज से ही एहसास हो गया कि काबुल का बादशाह मृदु स्वभाव का है। व्यवहार से भी वह मेहमानवाज प्रतीत हुआ। काबुल के बादशाह ने बीरबल को अपने पास ही तख्त देकर बैठाया। यह उस दरबार का सर्वोच्च सम्मान था। जब बीरबल ने काबुल के दरबार में अकबर का पैगाम सुनाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से जिस तरह उस पैगाम का स्वागत हुआ उससे भी प्रकट हुआ कि ये लोग वर्चस्व की नीतियों पर नहीं चलते। इस तरह छोटी से छोटी घटना की मीमांसा करते हुए बीरबल ने अपना पहला दिन गुजारा। दूसरे दिन बीरबल ने काबुल के बादशाह से काबुल घूमने की इच्छा प्रकट की। काबुल के बादशाह ने बीरबल के लिए माकूल व्यवस्था कर दी। बीरबल ने काबुल का मुआयना किया और पाया कि काबुल के लोग बहुत साधन संपन्न नहीं हैं। पहाड़ी पथरीली बंजर सी धरती पर वर्ष भर में वहां मुश्किल से एक फसल ही उगाई जाती है, इसलिए आम लोग गरीब हैं। बीरबल को जो कुछ देखना समझना था वह 2 दिनों में ही देख समझ चुका था, इसलिए उसने काबुल के बादशाह से वापसी की इच्छा जताई, किंतु काबुल के बादशाह ने आत्मीयता से उसे 2-4 दिन और रुककर काबुल के दर्शनीय स्थलों का आनंद उठाने को कहा। बीरबल मान गया। जहां तक संभव हुआ काबुल के बादशाह ने बीरबल की अच्छी खातिरदारी की। 4 दिनों के बाद दरबार में बीरबल का सम्मान करने के बाद काबुल के बादशाह ने बीरबल का विदाई समारोह आयोजित किया। इस विदाई समारोह में बीरबल ने काबुल के बादशाह की तुलना पूर्णिमा के चांद से कर दी। इससे बादशाह बहुत खुश हुआ और बीरबल को विदाई में बेशकीमती चीजें भेंट कीं। जब बीरबल दिल्ली रवाना होने को ही था कि अचानक काबुल के बादशाह ने उससे पूछ लिया, बीरबल, तुमने मुझे पूर्णिमा का चांद कहा, ज्योत्सना से भरपूर, लेकिन अपने बादशाह को तुम क्या कहोगे? बीरबल ने बिना एक पल गवाए कहा, दूज का चांद। काबुल का बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और अपने गले से बेशकीमती माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। अंततः बीरबल वहां से रवाना हुआ और कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद दिल्ली पहुंचा। दूत धर्म के नाते बीरबल सबसे पहले बादशाह अकबर से मिला और संपूर्ण औपचारिक सूचनाएं देने के बाद अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंचने पर उसके परिजनों ने उसे घेर लिया और काबुल यात्रा के संदर्भ में उससे उत्सुकतापूर्वक पूछने लगे। बीरबल ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उस समय उसके घर काम करने वाली दासी भी मौजूद थी। घर के एक सदस्य ने बीरबल के गले में पड़ी हीरे जवाहरातों की माला के बारे में पूछ लिया। तब बीरबल ने घर के सदस्यों को पूर्णमासी का चांद और दूज का चांद वाला किस्सा सुनाया और हंसते हुए कहा, बादशाह अकबर को यदि मैंने दूज का चांद नहीं कहा होता तो यह माला मुझे कदापि नहीं मिलती। बीरबल के घर की दासी के माध्यम से यह बात बाहर गई और आनन फानन में दरबारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। बात बीरबल से वैरभाव पालने वाले दरबारियों के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने इसे बीरबल से वैर साधने का अच्छा हथियार मानकर इसका उपयोग करने का निश्चय किया और अकबर के कान भरने चले गए। अकबर ने जब सुना कि बीरबल ने काबुल के राजा को पूर्णिमा का चांद और अकबर की तुलना दूज के चांद से की है तो उन्हें यह अपमानजनक लगा। उन्हें ऐसा इसलिए लगा कि ऐसा कहकर बीरबल ने उन्हें काबुल के बादशाह से कमतर बताया है। यह सोचते ही अकबर बहुत नाराज हो गए और सिपाहियों को भेजकर बीरबल को बुलवाया। बीरबल के पहुंचने पर अकबर ने उससे कहा कि दोनों बादशाहों की तुलना में उसने जो कुछ कहा है उसे हूबहू बयां करें।
बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि उसके विरोधियों ने बादशाह के कान भर दिए हैं। उसने बिना कुछ छुपाए एक एक शब्द अकबर के सामने रख दिए। बीरबल का काबुल वृत्तांत सुनने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे दूज का चांद कहकर काबुल के बादशाह के सामने कमतर कर दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? बीरबल इस प्रश्न के लिए तैयार था। उसने कहा, जहांपनाह, दूज का चांद देखने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों तरसते हैं। दोनों धर्मों में दूज के चांद का विशेष महत्व है। ऐसे भी दूज का चांद लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। पूर्णिमा का चांद बड़ा तो होता है मगर वह बढ़ता नहीं, घटता ही जाता है। अब आप स्वयं सोचें कि मैंने दूज का चांद कहकर आपकी तारीफ की है या नहीं। बीरबल की बात सुनकर अकबर खुश हो गए। उनकी नाराजगी जाती रही। दो पड़ोसी थे, रामजतन और रामखेलावन। दोनों में मित्रता थी। एक रात रामजतन ने सपने में देखा कि रामखेलावन ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। सुबह उसने अपने मित्र रामखेलावन से अपने सपने के बारे में बताया तो वह मुस्कुराकर रह गया। उसी दिन शाम को रामजतन से रामखेलावन की भेंट बाजार में हो गई। बाजार में रामखेलावन कुछ अन्य मित्रों के साथ था। उसने रामजतन को देखकर हंसते हुए पूछा, रामजतन, मैंने तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं? उसके पूछने का अंदाज ऐसा था मानो वह रामजतन से मजाक कर रहा हो। रामजतन ने भी हंसते हुए जवाब दिया, पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। उस समय बात हंसी में टल गई। इसके बाद रामखेलावन जहां कहीं भी रामजतन को देखता तो उससे पूछ लेता, कितनी स्वर्ण मुद्राएं? और रामजतन का जवाब होता, पूरी 100। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। लगभग सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि रामखेलावन बहुत मालदार आदमी है। उसने रामजतन को 100 स्वर्ण मुद्राएं कर्जस्वरूप दे रखी हैं। एक दिन अचानक रामखेलावन ने रामजतन के घर जाकर कहा, रामजतन, अब और कितने दिन मेरी स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखोगे? पड़ोसी होने के नाते मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं डाला कि तुम मेरा कर्ज वापस करो, लेकिन तुमने तो हद कर दी। अब मजबूर होकर मुझे अपने पैसों के लिए तकाजा करना पड़ रहा है। रामजतन ने समझा कि रामखेलावन उसके साथ उसी तरह मजाक कर रहा है जैसे पहले करता था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें पैसा की क्या कमी है, फिर ले लेना कभी। अभी तो जरा हाथ तंग है। बात आई गई हो गई। मगर अब रामखेलावन को जहां कहीं भी रामजतन दिखता वह उसे पैसों के लिए वैसे ही टोकता जैसे कर्जदार को कर्ज वापसी के लिए टोका जाता है। समय के साथ साथ रामखेलावन की यह प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। स्थिति यह हो गई कि रामजतन को इस तरह टोका जाना बुरा लगने लगा। एक दिन उसने भरे बाजार में रामखेलावन को टोक दिया कि अब वह उससे पैसों की इस तरह मांग नहीं किया करे। यह कोई तरीका नहीं है कि आते जाते मौके बेमौके उसे इस तरह टोका जाए जैसे वह उसका कर्जदार हो। आखिर एक सपने की बात को लेकर वह उसका कितने दिन मजाक उड़ाएगा? रामजतन की ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया पर सरे बाजार रामखेलावन उस पर क्रोधित हो गया और वहां मौजूद लोगों से बोला, सुन रहे हो भाइयों, तुम सब तो जानते हो कि रामजतन के पास मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब जब मैं उससे उसकी वापसी की बात कहता हूं तब रामजतन मुझे टोकने तक से रोक रहा है। ठीक है भाई, नहीं टोकूंगा। मेरी मुद्राएं मुझे वापस मिल जाएं तो भला मैं क्यों टोकने जाऊंगा उसे। रामखेलावन की बात सुनकर रामजतन जैसे आसमान से गिरा। वहां खड़े लोग रामखेलावन की हाँ में हाँ मिलाने लगे। कई लोगों ने बीच में पड़कर रामजतन से कहा भी कि वह रामखेलावन की मुद्राएं वापस कर दे। रामजतन के यह कहने पर कि उसने रामखेलावन से कोई पैसा नहीं लिया है तो बाजार के लोग नाराज हो गए। बात तूल पकड़ने लगी और अंत में अकबर के दरबार में पहुंची।
रामखेलावन और रामजतन की बातें सुनकर अकबर असमंजस में पड़ गए और न्याय के लिए मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने रामजतन से सारी बातें पूछीं। रामजतन ने सपने से लेकर बाजार तक की घटना सच्ची सच्ची बीरबल के सामने बयान कर दी। बाद में बीरबल ने कुछ कड़ाई से रामखेलावन से पूछा कि रामजतन के बयान में सच्चाई है या नहीं। रामखेलावन ने स्वीकार कर लिया कि रामजतन के बयान में सच्चाई है, लेकिन यह भी सच है कि रामजतन उसे स्वर्ण मुद्राओं की वापसी के लिए वादा करता रहा है, इसलिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। बीरबल ने कहा, ठीक है रामखेलावन, यदि यही तुम्हारी शर्त है तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। इसके बाद बीरबल ने कोषागार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मंगाई और उन्हें एक मेज पर गिन गिन कर रखा। उसने रामखेलावन से पूछा, पूरी स्वर्ण मुद्राओं की संख्या कितनी है? रामखेलावन ने कहा, 100। बीरबल ने मेज की लंबाई चौड़ाई में रखकर एक आईना रामखेलावन के हाथों में थमाया और पूछा, इस आईने में कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? रामखेलावन ने कहा, 100। बीरबल ने हंसते हुए कहा, आईने वाली स्वर्ण मुद्राएं ले लो। आज से रामजतन तुम्हारे कर्ज से मुक्त हुआ। बीरबल का न्याय सुनकर रामखेलावन उसका मुंह ताकता रह गया। समय समय पर अकबर अपनी तफरीह के दौरान कुछ ऐसा भी करते थे जिससे उन्हें मजा भी आए और प्रजा के दुख सुख के बारे में उन्हें जानकारी भी मिले। जाड़े का मौसम था। माघ का पाला पड़ रहा था। एक मछेरन अकबर के दरबार में यह गुजारिश लेकर आई कि यमुना तट पर बसी मछेरों की बस्ती में बादशाह की ओर से अलाव की व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो माघ के पाले की मार से ही मछेरे मर जाएंगे। कोई फाल्गुन का मुंह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। अपनी पीड़ा बताते हुए मछेरन ने बादशाह से कहा, जहांपना, मेरी बात समझने के लिए और मछेरों का दुख दर्द जानने के लिए ऐसा इंसान चाहिए जिसने कभी एक रात माघ के पाले में यमुना तट पर बिताई हो। वही जान सकता है कि बर्फ को भी झुठला देने वाली ठंडी हवाओं की मार झेलते हुए रात गुजारना कितना मुश्किल है। हर रात हम मछेरों के लिए कहर की रात होती है। मछेरन की बात बादशाह के मन में बैठ गई। उन्होंने मछेरन के साथ एक प्यादे को भेज दिया कि वह जाकर उसकी बस्ती देखाए। उस बस्ती में राज्य की ओर से हर रात अलाव जलाने का इंतजाम कराने का फरमान भी जारी कर दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने मन ही मन फैसला किया कि वे मछेरों की बस्ती में जाकर रहेंगे ताकि वे जान सकें कि माघ की इस ठंड में गरीब मछेरे किस तरह रहते हैं। दूसरे दिन ही उन्होंने बीरबल को हुक्म दिया कि वह यमुना किनारे बसी मछेरों की बस्ती में 2 तंबू लगवाए और उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपनी तैयारी भी कर ले। बीरबल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बादशाह का हुक्म था, उसे पूरा करना ही था, सो किया। मन ही मन बीरबल महाराज के इस हुक्म पर खूब भुनभुनाया, लेकिन पूरी निष्ठा से उसने यमुना किनारे मछेरों की बस्ती में बादशाह और अपने लिए 2 तंबू गड़वाए। बादशाह की जरूरत की हर वस्तु की व्यवस्था वहां करवा दी। खुद अपने लिए भी आवश्यक इंतजाम करवा लिए। अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हो जाने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को जाकर बताया कि मछेरों की बस्ती में रहने का इंतजाम हो गया है। अकबर ने जब सुना तो उसने बीरबल से कहा, मैं मछेरों की बस्ती के लिए प्रस्थान करता हूँ। तुम भी अपने घर पर यह खबर दे दो कि एक जरूरी काम से तुम मेरे साथ 7 दिनों के लिए निकल रहे हो और इसके बाद तुम फौरन मछेरों की बस्ती में पहुंच जाओ। वहां रहने वालों की जीवन शैली, उनके आमोद प्रमोद, तीज त्योहार, सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं, उनकी रूढ़ियां, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी रखना सत्ता का धर्म है। हम लोग मछेरों की जीवन प्रणाली के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। चलो इस अवसर का उपयोग करें। मनोरंजन के साथ जानकारियां भी बढ़े, इससे अच्छा सीखने का उपाय भी क्या है।
दरअसल बीरबल की मुखमुद्रा से अकबर यह भाप गए थे कि कड़ाके की सर्दी में नदी किनारे रहने के उनके प्रस्ताव से वह खुश नहीं है। इसलिए अकबर अपने इस प्रवास के महत्व को बीरबल के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। सच्चाई यह थी कि बादशाह के इस प्रवास का इतना ही मतलब था कि वे जान सकें कि ठिठुरंभरी रातें नंगढंग रहने वाले मछेरे कैसे गुजारते हैं। अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर मछेरों की बस्ती की ओर चल पड़े। बीरबल भी अपने घर सूचना देकर मछेरों की बस्ती पहुंच गया। अकबर और बीरबल के तंबू आसपास ही थे। अकबर ने बीरबल से संपन्न मछेरों जैसे लिबास की व्यवस्था करने के लिए कहा। कुर्ता हुआ बीरबल बादशाह की यह इच्छा पूरी करने के लिए बाजार गया। मछेरों के बीच प्रचलित वस्त्र अपने तथा बादशाह के लिए खरीद लिए। मन ही मन बीरबल इस बात के लिए आशंकित था कि कहीं अकबर उसे किसी और चीज की व्यवस्था के लिए न कह दें। मगर बीरबल की आशंका निर्मूल साबित हुई। जब वह मछेरों की बस्ती में पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि बादशाह बिना पगड़ी के साधारण से कपड़े में नदी के किनारे बिछी रेत पर पसरे हैं। नर्म गुनगुनी धूप का आनंद उठाने की तबीयत बीरबल की भी हुई और वह भी अपने वस्त्र उतारकर अधोवस्त्र में ही अकबर के पास जाकर बालू पर लेट गया। नदी की धारा से टकराकर आती हवा के हिलोरों में तनमन को हर्षित कर देने की कैसी ताकत होती है, यह पहली बार बादशाह और बीरबल ने महसूस किया। प्रकृति की गोद में यूं ही अपने को छोड़ देना कितना आह्लादकारी होता है, यह बात पहली बार दोनों को समझ में आ रही थी। शायद मछेरों के जीवन में उमंग का स्फुरण इन्हीं हवाओं से मिलता है, तभी तो वे अभाव में भी इतने अलमस्त दिखते हैं, मन ही मन बीरबल सोच रहा था। और बादशाह अकबर के ज़हन में कुछ दूसरी बातें ही घुमड़ रही थीं। बादशाह सोच रहे थे कि जब यमुना तट पर प्रवास हो ही रहा है तो क्यों न 2-4 दिन बिल्कुल मछेरों की तरह की जिंदगी जी ली जाए। यह ख्याल मन में आते ही अकबर ने बीरबल को आवाज दी, बीरबल। जहां पनाह। बीरबल अपने स्थान से उठकर बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बीरबल, क्यों न हम लोग आज से मछेरों जैसी दिनचर्या अपना लें। बहुत मजा आएगा। मैं सोचता हूं कि यमुना में मछली मारना एक अच्छा तजुर्बा देगा, है ना? तुम ऐसा करो, सामने मछेरों की बस्ती में जाकर 2-4 बंसी खरीद कर ले आओ। आज हम लोग बंसी से मछलियां पकड़ेंगे और शाम को उन्हीं मछलियों से इन मछेरों की तरह पेट भरेंगे। कुछ मछलियां आग में सेंक ली जाएंगी और कुछ मछलियां कड़ाही में तलभून कर पका ली जाएंगी। जाओ, जाकर जल्दी से बंसियों का इंतजाम करो, अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल के पास अकबर का आदेश मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वह मछेरों की बस्ती में गया और वहां से 4 बंसी और मछली पकड़ने के लिए चारा खरीद कर ले आया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को शाबाशी दी और बंसी लेकर नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जहां चाहो वहां जाकर मछली पकड़ो। शाम को यहां आ जाना। तब देखेंगे किसने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। मन ही मन कुढ़ता हुआ बीरबल वहां से चला गया। अकबर पर जैसे मछली पकड़ने का जुनून सवार हो गया था। शाम तक अकबर ने 8-10 मछलियां पकड़ी। उनमें कुछ बड़ी मछलियां भी थीं। बीरबल ने 20-25 मछलियां पकड़ी थीं, लेकिन उसकी बंसी में छोटी मछलियां ही फंसी। अकबर अपनी इस सफलता से बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, मानते हो न बीरबल कि मैं मछलियों का भी अच्छा शिकारी हूं। जहां पनाह, आप बादशाह हैं। आप पर खुदा की नेमत है। भला मैं आपसे कैसे मुकाबला कर सकता हूं। वैसे जहां पनाह, मेरी झोली में एक जैसी 25 मछलियां हैं। संख्या बल में ये आपकी मछलियों से अधिक हैं, मगर आपकी एक मछली इन सभी मछलियों को वैसे ही निगल जा सकती है जैसे आपकी उपस्थिति मात्रा से हम जैसे सैकड़ों लोगों का वजूद गायब हो जाता है। अकबर उसकी बात सुनकर संजीदा हो गए।
तत्काल ही अपनी बात बदल ली और कहा, चलो अब मछलियों को पकाने की तैयारी करें, बड़ी भूख लगी है। इतना कहकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर अकबर को न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि मछलियों के शिकार की तुलना करना बीरबल को अच्छा नहीं लगा है। उस रात अकबर और बीरबल ने मछली के व्यंजनों का मजा लिया। दो मछेरों को नदी किनारे तंबू गाड़कर मछलियां आग में भूनते देख मछेरों की बस्ती से कुछ मछेरे उनका नाम पता जानने चले आए। अकबर और बीरबल ने मछेरों को स्नेहपूर्वक अपने साथ बैठाया और बहुत प्रेम से उनसे बातें की। इस बीच वे अलाव जलाकर उसमें मछली भूनते रहे और उसे निकालकर खाते भी रहे। कुछ मछेरों से परिचय होने पर अकबर ने अपने को असली मछेरा बताने और जताने के लिए जाल से बड़ी मछलियों के शिकार की बात छेड़ दी। जैसे ही यह बात चली, बीरबल के कान खड़े हो गए। बीरबल सतर्क हो गया, कहीं बादशाह जुनून में आकर इन मछेरों के साथ बड़ी मछलियों के शिकार के लिए जाने का मन न बना लें। थोड़ी ही देर में वही हुआ जिसका बीरबल को डर था। उन मछेरों ने अकबर की बातों से प्रभावित होकर साथ साथ शिकार पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। बीरबल ने अकबर को टोका भी कि कल तो हम लोगों को यमुना तट पर ही रहना चाहिए, मगर बादशाह अपनी रौ में थे। उन्होंने बीरबल का संकेत नहीं समझा और तपाक कहा, फिर कभी रह लेंगे भाई, कल तो हमें इन नए दोस्तों के साथ मजे करने दो। बीच नदी में मछली मारना, वाह कितनी मजेदार बात है। अकबर के इस अति उल्लास ने बीरबल को चकित कर दिया और वह चुप रह गया। करता भी क्या? अकबर के सामने इससे पहले बीरबल कभी इतना विवश नहीं हुआ था। दूसरे दिन पौ फटते ही अकबर की नींद खुल गई। वे बिस्तर से निकलकर आम दिनचर्या से निवृत्त हो चुके थे। तब बीरबल अपने तंबू से निकला। बीरबल को देखते ही अकबर ने कहा, बीरबल तुम जल्दी से तैयार होकर महल जाओ और बेगम से मेरा तैराकी का लिबास लेकर आओ। आज हमें बीच नदी में मछली पकड़ने जाना है। तुम बेशक नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बीरबल ने जैसे ही अकबर का यह आदेश सुना, मन ही मन जल भुन गया। मगर बादशाह का आदेश था, इसलिए बीरबल बिना हील हुज्जत के अकबर के महल के लिए रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने जनाने खास में खबर भिजवाई कि बादशाह का संदेश लेकर बीरबल आया है और बेगम साहिबा से मिलने की इजाजत चाहता है। संदेश मिलते ही दो कनीजें आईं और बीरबल को बेगम साहिबा के पास ले गईं। बीरबल जब बेगम साहिबा से अकबर की तैराकी की पोशाक लेकर वहां से चलने लगा तो बेगम ने उससे पूछा, बीरबल यह तो बताते जाओ कि बादशाह क्या कर रहे हैं। बीरबल खींचा हुआ तो था ही, उसने तपाक कहा, और क्या करेंगे, झक मार रहे हैं। बीरबल का यह उत्तर बेगम साहिबा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बादशाह अकबर से बीरबल की शिकायत करने की ठान ली। 2-3 दिनों के बाद ही बादशाह आ गए। वे अपने साथ एक बड़ी सी रोहू मछली लेते आए थे। खवासों ने वह मछली बेगम साहिबा को सौंपते हुए कहा था, बादशाह ने कहा है कि यह बहुत ही खास मछली है। बेगम साहिबा अपनी देखरेख में इस मछली को बनवाए। बेगम साहिबा को बादशाह के आने की खबर से खुशी हुई। उन्होंने अपनी निगरानी में मछली के शल्क उतरवाए, उसकी सफाई कराई और फिर उसकी बोटियां भी अपने सामने कटवाईं। मछली पका लेने के बाद बेगम बादशाह अकबर के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। शाम ढले अकबर जनान खाने में आए और बेगम के कक्ष में गए। भोजन किया। मछली बहुत लजीज बनी थी। बादशाह ने स्वाद ले लेकर मछली खाई। भोजन कर लेने के बाद बादशाह ने बेगम की खूब तारीफ की कि उन्होंने मछली बहुत स्वादिष्ट बनाई है। बेगम इस तारीफ से बहुत खुश हुई और बादशाह से पूछ बैठीं, जहांपना आप इतने दिन कहाँ रहे और तैराकी का अपना लिबास क्यों मंगाया।
बादशाह अकबर चाहते थे कि उनसे यह सवाल किया जाए। उनकी इस चाहत के पीछे मछेरों के साथ बिताए हुए लम्हों की खुशियां थीं, जिसे वे किसी और को बताना चाहते थे। बेगम का पूछना था कि अकबर कहने लगे, बेगम, मैं मछेरों का दुख दर्द जानने के लिए यमुना तट पर बसी उनकी बस्ती में मछेरा बनकर रहने गया था। तैराकी का लिबास मैंने एहतियातन मंगवा लिया था। इस लिबास को पहनकर मझधार में उतरने पर भी डूबने का खतरा नहीं रहता। मुझे मछेरों के साथ मझधार में बड़ी मछलियों के शिकार के लिए जाना था। आज जो मछली तुमने पकाई है वह मैंने ही मारी थी। मुझे इस मछली को मारने में वैसा ही रोमांच हो रहा था जैसा रोमांच किसी शिकारी को शेर मारने से होता है। और जानती हो बेगम, इस शिकार में बीरबल को मैं अपने साथ नहीं रख पाया। वह बेचारा तो यमुना तट पर बैठकर छोटी मछलियां मारते हुए मेरा इंतजार करता रहा। बीरबल का नाम सुनते ही बेगम तैश में आ गईं और अकबर से बोली, उस नामुराद का नाम मेरे सामने न ले महाराज। आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या हुआ बेगम, आप इस कदर नाराज क्यों हो रही हैं? बीरबल मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान दरबारी है। बहुत उलझे मामले भी वह आसानी से सुलझा लेता है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता की कदर करता हूं। आपको उसके प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अकबर ने बेगम से कहा। मगर अकबर की बातें सुनकर भी बेगम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे भड़ककर बोली, जहांपना, बीरबल ने ऐसी बदतमीजी की है कि मेरा बस चलता तो मैं उसकी खाल उधेड़वाकर उसके शरीर पर नमक और मिर्च की मालिश करवा देती। अरे, आप नाराज ही होती रहेंगी या बताएंगी भी कि बीरबल ने किया क्या है? संजीदा होते हुए अकबर ने पूछा। होगा क्या जहांपना, जब वह तैराकी का लिबास लेने यहाँ आया था तब मैंने पूछा था कि बादशाह क्या कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, महाराज झक मार रहे हैं। बेगम ने बादशाह को बताया। बेगम के तेवर देखकर अकबर की भी त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने अविलंब प्यादों को भेजकर बीरबल को जनान खाने में ही बुलवा लिया। बीरबल बेगम के कक्ष में बुलाए जाने पर ही समझ गया कि जरूर झक मारने वाली बात की शिकायत बेगम ने अकबर से की है। ऐसा ख्याल आते ही बीरबल मन ही मन मुस्कुराया। बेगम के कक्ष में पहुंचकर बीरबल ने सम्मानपूर्वक दोनों का अभिवादन किया और बादशाह से पूछा, क्या हुक्म है जहांपनाह? अकबर ने उलाहना देते हुए कहा, तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो बीरबल। तुम्हें मैं झक मारने वाला शख्स दिखता हूं। यही कहा था न तुमने बेगम साहिबा से? बीरबल ने बहुत सहज भाव में कहा, जहांपनाह, मैंने बेगम साहिबा से कुछ भी बेजा नहीं बोला था। संस्कृत में झक मछली को कहते हैं। मेरी जो घरेलू जुबान है उसमें भी मछली को झक ही कहते हैं। आप मछेरों के साथ मछली के शिकार के लिए गए थे और यहाँ बेगम साहिबा ने मुझसे पूछा कि बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं, तो जवाब में मैंने उनसे आदतन कह दिया झक मार रहे हैं। बीरबल ने इस तरह सफाई देने के बाद बहुत मासूमियत से पूछा, मगर महाराज, इसमें मुझसे क्या गलती हो गई कि आप दोनों मुझसे नाराज हैं? बीरबल के इस प्रश्न पर अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए बेगम से कहा, बीरबल की अपनी बात मनवाने की यही कला मुझे पसंद है। फिर उन्होंने बीरबल को बाइज्जत वहां से भेज दिया। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, जिस तरह राम के जीवन संघर्षों को लेकर अमर आख्यान रामायण के रूप में लिखा गया, उसी तरह मेरे जीवन वृत्त पर आधारित अकबरायण लिखा जाना चाहिए। यह काम तुम्हें कराना होगा, चाहे जैसे करा। इस कार्य पर जो भी व्यय आएगा वह तुम्हारा राज्यकोष से प्राप्त हो जाएगा। बीरबल ने बहुत सोचने समझने के बाद अकबर से कहा, जहांपनाह, अकबरायन तो लिखवा लूंगा, लेकिन इस पर कितना खर्च आएगा यह अभी से बता पाना बहुत कठिन है। हाँ,
फिलहाल मुझे 4 माह की सवैतनिक छुट्टी और अकबरायन के लिए 20,000 रुपए दिलवा दें। मैं आज से ही काम में जुट जाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 20,000 रुपए दिलवा दिए और उसकी 4 माह की संवैधानिक छुट्टी भी मंजूर कर ली। 20,000 रुपए लेकर बीरबल मस्ती में घर पहुंचा। कुछ रुपए पत्नी को घर की आवश्यकताओं के लिए दिए और स्वयं यात्रा की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, 4 माह की यात्रा पर निकल रहा हूं। अकबर के पूरे साम्राज्य की यात्रा करनी है। 4 माह में देखूं कितना कर पाता हूं। दूसरे दिन ही बीरबल अपने घोड़े से अकबर के साम्राज्य के विभिन्न नगरों और ग्रामों की यात्रा पर निकल गया। उसने जहां कहीं भी पेयजल का संकट देखा, वहां उसने कुएं खुदवाए। अकबरायन के लिए मिले धन से उसका भुगतान किया और आगे बढ़ गया। इस तरह बीरबल ने 4 माह में शताधिक ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कर दी। 4 माह बीतने पर उसने राजधानी की राह पकड़ी और राजधानी पहुंचकर एक दफ्तरी से सादे कागजों की एक बहुत ही मोटी किताब तैयार कराई और उस मोटी किताब को घोड़े पर लादकर अकबर के पास पहुंच गया। वहां बैठकर उससे अकबरायन के बारे में पूछने लगा। अकबर की उत्सुकता देखकर बीरबल ने कहा, जहांपना, पुस्तक लेखन की प्रारंभिक तैयारियां हो चुकी हैं। बस कुछ जानकारियां चाहिए। जैसे राम की पत्नी सीता थी, आपकी एक से अधिक बेगमें हैं। मुझे बताएं कि किस बेगम को आपकी पत्नी के रूप में चित्रित किया जाए। अकबर ने कहा, बड़ी बेगम को ही यह अधिकार मिलना चाहिए। तुम उनका ही नाम दिलवाओ। जैसी आज्ञा जहांपनाह, बीरबल ने कहा। फिर कुछ देर की मौन के बाद उसने अकबर से कहा, मुझे 4 माह की संवैधानिक छुट्टी और 20,000 रुपए और दिलवा दें। अकबर ने अविलंब बीरबल की छुट्टी मंजूर कर ली और उसे 20,000 रुपए दिलवा दिए। अकबर के कक्ष से निकलकर बीरबल उस सादे कागज की किताब के साथ बड़ी बेगम के महल में पहुंच गया। बीरबल के आने से अकबर की बड़ी बेगम प्रसन्न हुई और उसकी अच्छी खातिरदारी की। फिर उससे आने का सबब पूछा। बीरबल ने बड़ी बेगम से कहा, रामायण की तर्ज पर अकबरायन लिखा जा रहा है। राम के जीवन में पत्नी के रूप में केवल सीता ही थीं। जहांपनाह ने अपनी पत्नी के रूप में अकबरायन में आपका जिक्र करने की इजाजत दे दी है। मगर अब मेरे सामने यह एक बड़ी समस्या है कि सीता को राक्षसों का राजा रावण पंचकुटी से अपने विमान पर जबरन उड़ाकर ले आया था और उनको उसकी अशोक वाटिका में काफी दिनों तक रहना पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किसके कब्जे में और कहाँ रहता दिखाऊं। बीरबल की बात सुनकर बड़ी बेगम बहुत नाराज हुई। उन्होंने वह किताब उठाई और एक कनीज को देते हुए कहा, जा ले जा इस किताब को और आग में झोंक दे। फिर बीरबल की ओर मुखातिब होकर कहा, बादशाह पर महान बनने की सनक सवार हो गई है, मगर आप तो समझदार हैं, क्यों झूठी सच्ची बातें बनाकर कुछ लिखेंगे। बंद कीजिए यह लिखना विखना, मैं बादशाह को समझा लूंगी। बीरबल तो यही चाह रहा था, क्योंकि उसकी सादी किताब का वजूद नहीं था। बेगम के आदेश से वह सादी किताब खाक में तब्दील हो चुकी थी। बड़ी बेगम के पास से उठकर बीरबल फिर अकबर के पास मुंह लटकाए पहुंच गया और बड़ी बेगम द्वारा किताब जलवा देने का वाकया सुना दिया। अकबर यह सुनकर थोड़ी देर तक हंसता रहा, फिर कहा, बीरबल, उस किताब के जल जाने से तो तुम्हारे काम में कोई अंतर नहीं आ सकता। तुम जिस तरह अकबरायन लिख रहे थे वह मुझे बहुत अच्छा लगा। कई गांवों से लोग आए और उनकी प्यास बुझाने की व्यवस्था कराने के लिए मुझे दुआएं देकर गए। लोग मुक्त कंठ से कह रहे थे, बादशाह हो तो अकबर जैसा। इससे अच्छा अकबरायन भला कौन लिख सकता है। जब तक चाहो घर पर रह लो और फिर अकबरायन के लिए कूच कर जाओ, और पैसों की जरूरत हो तो राजकोष से निकलवा लेना। बीरबल मुस्कुराते हुए 20,000 रुपए के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गया।